हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। और आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7th जिसका नाम है सोशल साइंस में हिस्ट्री की जो है जिसका नाम है जिसका नाम दिया गया है आवर पास्ट। तो उसका जो पहला चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, जो हजारों साल में जो बदलाव हुए हैं उनके जो है पद चिन्हों को जो है हम फॉलो करते हुए उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें जो है पहचानने की कोशिश करेंगे। ट्रेस करना मतलब जानने से समझने से होता है या पहचान करने से होता है। ठीक है, आप जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक जो है ओल्ड मैन जो है कुछ लिख रहे हैं या किसी चीज के बारे में जो है एक साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं जैसा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज जो है हमें एक्चुअल में इस पार्ट में हमें पढ़ना है। तो आप जो है इसमें ये मैप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है दो तरीके के मैप दिए हुए हैं। देखिए, एक मैप ये दिखा हुआ है। ठीक है, पहला मैप ये आप देख लीजिए, ये मैप है, ये मैप जो है, ठीक है, ये मैप आपका पहला मैप होगा। ठीक है, और इसमें दो मैप दिए गए हैं, एक ये मैप है और एक दूसरा मैप होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है वो हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए, टेक अ लुक एट अ मैप। ये देखिए एक मैप है और मैप 2 नंबर का भी है। तो इसमें जो पहला मैप है वो किसके द्वारा बनाया गया है? अरब के एक स्कॉलर रहे हैं, जोग्राफर। ठीक है, जोग्राफर का मतलब क्या होता है? भूगोलवेत्ता, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भूगोल की जानकारी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसे बोला जाता है जियोग्राफर। आप जो है इसका मतलब जरूर लिख लीजिएगा कि जोग्राफर का मतलब क्या होता है। जोग्राफर का मतलब होता है भूगोलवेत्ता या भूगोल की जानकारी रखने वाला। ठीक है, तो ये 1154 में जो है ये बना था। ठीक है, और इनका नाम क्या था? अल इदरीसी। तो 1154 में एक जो है भूगोलवेत्ता थे अरब के और उनका नाम क्या था? अल इदरीसी था। तो इन्होंने क्या किया था कि द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो पहला वाला आपने जो मैप देखा, देखिए मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ या आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप जो मैप देख रहे हैं, ये अल इदरीसी ने क्या किया था कि वर्ल्ड मैप बनाया था 1154 में, जो कि एक अरब के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, उन्होंने जो मैप बनाया था उससे जो है ये हिस्सा काट के निकाला गया है, पर्टिकुलर इंडिया वाले भाग को। ठीक है, अभी मैं जो है दूसरा एक मैप दिखाऊंगा आपको, मैप 2। ठीक है, और वो मैप 2 क्या होगा? वो मैप 2 जो होगा ये होगा 1720 में, और फ्रेंच एक कार्टोग्राफर हैं, उन्होंने बनाया था। फ्रांसीसी एक कार्टोग्राफर है, उन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, तो अब क्या रहेगा कि द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। देखिए, अब आपने ये जो पहला मैप देखा जो अल इदरीसी वाला, ये 1154 का है, और आपको जो मैं दूसरा मैप दिखाऊंगा वो है फ्रेंच कार्टोग्राफर के माध्यम से बनाया गया है। और लेकिन देखिए, दोनों एक ही देश के मैप है, दोनों भारत के मैप हैं, लेकिन उसमें क्या है कि दोनों में फर्क है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ कि इन अल इदरीसी मैप, जो वो अल इदरीसी हैं जो भूगोलवेत्ता हैं जो अरब के, उनमें जो है साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया, श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। उनका मैप जिस तरीके से है उसमें जो है चीजें उल्टी पुल्टी दिखाई गई हैं। ठीक है, और प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक, और उनके जो नाम भी बताए गए हैं वो अरबिक भाषा में दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने ये जो मैप देखा, ये जो मैप है ये कब बना है? ये बना है 17वीं शताब्दी में। कब बना है? 17वीं शताब्दी में। और किसके माध्यम से बनाया गया है? ये बनाया गया है फ्रेंच लोगों ने बनाया है इसको। ठीक है, किसने बनाया है? फ्रेंच लोगों ने बनाया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आपने मैप देख लिया। देखिए, इसमें लिखा है द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोवेउ ऑफ गोलियमो दी इजले। ठीक है, ये क्या है कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये फ्रेंच नेम है। ठीक है, फ्रेंच का जो एटलस है उसके माध्यम से ये बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं नीचे। अब हम लोग इसको जो है विद डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इसकी क्या स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। देखिए,
एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। बहुत सारे जो प्रसिद्ध जगह थी जैसे कि कन्नौज, वो क्या है, स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। ठीक है, कन्नौज का मतलब ये है कि जब अरबिक वर्ड में लिखा जाएगा तो जो अरबिक एक्सेंट होता है यानी जो बोलने का लहजा होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो जिस तरीके से हम लोग कन्नौज बोल देते हैं, अरबी में कन्नौज बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब मैप 2 वॉज मेड जो है 6 साल का जो गैप है उसके बाद जो है बना है, गैप है उसमें मैप 2 जो बनाया गया है, क्योंकि वो 17वीं शताब्दी में है और वो कब है, 1154 ईस्वी में है। ठीक है, तो इनके बीच के गैप की वजह से और उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी आए हैं। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज। देखिए जो मैप आप सेकंड देख रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर से मैप दिखा देता हूँ। आप ये जो मैप सेकंड देख रहे हैं, ये मैप आप जो ये पूरा मैप देख रहे हैं, आज का टाइम का भी अगर आप मैप देखेंगे जो हम लोग अभी करंट टाइम में यूज करते हैं, उस मैप को देखेंगे तो ये डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही आपको लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके लिए ये मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ कि लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ऑन द मैप 2। मैप 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए और उसमें जो है दे आर डिटेल्ड एज दोज ऑन द कोस्ट। उसका जो तट है, तट का मतलब समझ रहे हैं, वो हिस्सा जो समुद्र और मेनलैंड जमीन के बीच का जो हिस्सा होता है जो जुड़ा हुआ होता है उसे कोस्ट बोला जाता है, तट बोला जाता है। ठीक है, तो उसी में जो है फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन। इसमें आप देखिए कि गंगा नदी किस तरीके से इसमें जो है बताया गया है, किस तरीके से उसे दर्शाया गया है। तो आप कोशिश करिए, इसको देखने का प्रयास करिए और मुझे जो है कमेंट करके आंसर में भी आप लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। Equally important is the fact that the science of the cartography differed in 2 periods। अब आप ये देखिए कि कार्टोग्राफी मतलब जो मैप बनाने की जो प्रणाली है, मानचित्र बनाने की जो प्रणाली है, दो अलग अलग टाइम से क्या मतलब है, 1154 और 1720 के तहत जो है बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। अब When historians read documents, जब जो इतिहासकार होते हैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ते, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दस्तावेज। आप इसको जो है हिंदी में लिख भी लीजिए अपनी किताब में। ठीक है, और देखिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी किताब जरूर बगल में रखें, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीजें ऐसी बताऊंगा, आप अपनी किताब में ही जो है पेंसिल से या पेन से साइड में लिख लें। हिंदी में बताता हूँ बहुत सारे, जैसे डॉक्यूमेंट्स बताया, 2 पीरियड्स बताया, हिस्टोरियंस बताया, इसका मतलब क्या होता है, हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज, मैप्स मतलब मानचित्र, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, शब्द या अक्षर, फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको क्या करिए आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, तो इससे क्या होगा कि जब आप कभी रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस। किस तरीके से जो है पुराना जो इतिहास है किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, वो जो है समय समय के हिसाब से जब हमारी जो है सुविधा बढ़ जाती है उसके हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, अब देखिए न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये होता है शब्दावली। ठीक है, अब नए और पुराने शब्दावली का भी फर्क हो जाता है वक्त के साथ साथ। देखिए अब इसका मतलब ये है कि इफ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। ठीक है, चाहे मतलब हो चाहे भाषा हो, वक्त के साथ जो है उसमें बदलाव आता है। ठीक है, historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years। वक्त के साथ साथ क्या होता है, जो इतिहास के जो साक्ष्य होते हैं उनमें भी जो है वेरिएशन आ जाता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है। देखिए मिडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। ठीक है, मध्यकालीन जो फारसी हैं वो जो हैं जो आधुनिक फारसी होते हैं उससे वो डिफरेंट होते हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर, सिर्फ खाली जो ग्रामर होती है या व्याकरण जिसे कहा जाता है उसका खाली अंतर नहीं होता है, ना ही शब्दों का होता है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ क्या होता है कि मीनिंग जो माने होता है वो भी बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आगे एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूं। टेक द टर्म हिंदुस्तान, जैसे कि आप हिंदुस्तान शब्द को लीजिए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, वर्तमान में हम हिंदुस्तान को किस नाम से जानते हैं? सब लोग जानते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए किस नाम से आप जानते हैं। कितने नामों से भारत को बुलाया जाता है, या जैसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, जितने भी आपको पता हो भारत के नाम, आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए। द मॉडर्न नेशन स्टेट, वर्तमान में जो है इंडिया जो कि एक मॉडर्न आधुनिक जो है राज्य की जो है संज्ञा के तौर पे जाना जाता है। When the term was used in 13th century by the मिन्हाज सिराज, हिंदुस्तान जो शब्द है पहली बार जो है मिन्हाज सिराज जो है, जो कि कहाँ से थे, मिन्हाज सिराज कहाँ थे? ये पर्शियन जो है, एक राइटर रहे हैं, उनके माध्यम से जो है ये नाम दिया गया था हिंदुस्तान। एक क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, जो कि फारसी लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है, उनके माध्यम से हिंदुस्तान शब्द जो है दिया गया था। He meant the areas of पंजाब, उन्होंने जो है पंजाब, हरियाणा और लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, देखिए पंजाब, हरियाणा और जो ये यूपी, बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, खास करके यमुना, गंगा यमुना के बीच का जो, जिसे दोआबा भी बोला जाता है, इसके बीच में पाए जाने वाले हिस्से को ही क्या कहा जाता था? कहा जाता था उसे हिंदुस्तान, ठीक है। किसके माध्यम से? मिन्हाज ए शिराज, ये कौन थे? पर्शियन राइटर थे, ठीक है, या पर्शियन लेखक थे या फारसी लेखक थे, ईरान और इस जगह से ये संबंध रखते थे। ही यूज्ड द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वेयर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सुल्तनत। अब क्या है, दिल्ली सुल्तनत के जो हिस्से में ये लैंड का हिस्सा था, उसी के अंदाजे पे इन्होंने जो है ये नाम दिया था। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनीज, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। लेकिन देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मैंने 3-4 क्षेत्र जो बताए थे, सिर्फ खाली जो है उसी के माध्यम से जो है ये नाम जाना जाता था। ऐसा नहीं था कि इसमें जो दक्षिण भारत को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था कभी, ठीक है। बाई कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, और 16वीं शताब्दी में, 15वीं-16वीं शताब्दी में जब बाबर आए तो उन्होंने जो है हिंदुस्तान में जो है दक्षिण भारत को भी इंक्लूड किया और इसे जो है हिंदुस्तान के नाम से रखा। द फॉना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स एज वेल एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, और जो ये फौना जो होता है, पेड़ पौधे होते हैं, और जो संस्कृति होती है, इनहेबिटेंट्स जो होते हैं, जो भी यहाँ पे निवास कर रहे होते हैं, उनके सारे कल्चर्स और बाकी सारी चीजों के मिला के जो है किस तरीके से ये सब कॉन्टिनेंट को डेवलप करेगा, किस तरीके से भारत को कंप्लीट करेगा, वो जो हम आगे के आने वाले अध्याय में देखेंगे या चैप्टर में देखेंगे। दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज टू वर्ड हिंद। और देखिए 14वीं शताब्दी में जो अमीर खुसरो हैं, जो कि राइटर, उन्होंने हिंद शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया? हिंद शब्द का इस्तेमाल किया। वाइल द आइडिया ऑफ अ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है इंडिया जैसे जो है, जो ज्योग्राफिकल होता है, भौगोलिक और सांस्कृतिक एंटिटी का जो है एग्जिस्ट में आता है। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विद टुडे। उस टाइम जो है हिंदुस्तान किसी तरीके का राजनीतिक, यानी कि जो पॉलिटिकल होता है, और नेशनल का मतलब क्या होता है? नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, शब्दों के साथ जोड़ा नहीं जाता था। तब इसका इतना जो है व्यापक मतलब नहीं था, सिर्फ नाम से सिर्फ हिंदुस्तान था और कोई उसका खास मैटर नहीं था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। टेक फॉर एग्जाम्पल सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। देखिए क्या होता है, इतिहासकार जो होते हैं शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए, अदरवाइज जो है उसका मतलब गलत हो जाता है। इट इज यूज टुडे टू मीन समवेयर हु इज नॉट एन इंडियन, ठीक है। इसमें यह बताया जा रहा है कि फॉरेनर शब्द का पहले इस्तेमाल इस तरीके से अंधाधुंध तरीके से किया जाता था, लेकिन उसका एक्चुअल में वो मतलब नहीं होता था जो व्यक्ति को लगता था, ठीक है। मध्यकाल में फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज। देखिए पहले क्या होता था कि एक गांव में लोग रहते थे, वो दूसरे गांव में कभी कदार जा पाते थे, लेकिन वो भारत के अंदर ही वो गांव है, लेकिन वो व्यक्ति अगर वो दूसरे गांव में जाता था तो तब भी उसको क्या कहा जाता था? विदेशी कहा जाता था। फॉरेनर का मतलब क्या होता है? विदेशी, ठीक है। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, वो जो उस समाज या उस संस्कृति का अगर वो जो है
मेंबर नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे यही कहा जाएगा कि अरे भैया ये तो फॉरेनर हैं, ये तो विदेशी हैं। ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। तो मतलब जो ये जितने भी थे ना, जो सिटी ड्वेलर्स थे और फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, इन सबको फॉरेनर कहा जाता है। बट टू पेजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वे आर नॉट फॉरेनर। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग किसान वो फॉरेनर नहीं थे, बिकॉज उनका सेम कल्चर था, वो एक ही जगह पे रहते थे और उन्हें लगता था कि यही हमारा देश है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब जो हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके कुछ स्रोत के बारे में, यानी कि हिस्टोरियंस और उनके देयर सोर्सेज या स्रोत, यानी कि कहां से क्या चीज वो लेके आए हैं। ठीक है, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर हिस्ट्री एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, खोज होता है। ठीक है, हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है, हिस्टोरियंस का मतलब होता है इतिहासकार। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके के स्रोत। और लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। पास्ट का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है या भूतकाल होता है। डिपेंडिंग का मतलब क्या होता है, आश्रित होता है। पीरियड का मतलब क्या होता है, समय होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो अब इसमें यह समझ में आया कि इतिहासकार जो होते हैं, पुराने जितनी भी चीजें होती हैं उनको पढ़ने के लिए वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, यानी खोज करते हैं, उसके आधार पे कई अलग अलग तरीके के स्रोत होते हैं जिनके आधार पे क्या करते हैं, वो इतिहास को पढ़ने का प्रयास करते हैं। लास्ट ईयर जैसे कि हम लोगों ने क्या है, क्लास 6 वाली जो किताब है उसमें क्या पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्त वंश होता है या गुप्ता वंश होता है उसमें, और हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम रफली 700 to 750। और इस किताब में हम लोग प्रॉपर या पर्टिकुलर तरीके से जो है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक ही हमको सिर्फ पढ़ना है। इसमें जो है आप लोग कई तरीके की जो है कॉन्टिन्यूटी भी देखेंगे सोर्सेस के मामले में, कि इतिहासकारों ने जो है पुराने कई मटेरियल्स को उठाया, फिर उसी से जो है आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, वो अभी भी जो है सिक्कों पे ही जो है उनका वहीं से वो मदद लेंगे। इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, जो पुराने लेख और पत्थर और उस पर लिखी हुई जो बातें मिलेंगी, उसी से वो अभी मदद ले रहे हैं। आर्किटेक्चर, जो पुराने भग्नवेश हैं या जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके जो हिस्से हैं उससे मदद ले रहे हैं। टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, जो लिखे, जो शब्द सहित जो कुछ लिखे हुए जो सबूत के तौर पे जो हैं, उनसे भी वो इतिहास को पढ़ने में अभी भी मदद ले रहे हैं। ठीक है, बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, और बहुत सारी जगह पे नए नए बदलाव दिखेंगे। आप डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जो एक पुराना जो ढर्रा बना हुआ है वो आपको यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसमें क्या होगा कि अब जो है 700 ईस्वी के बाद जो है बहुत ही नाटकीय तरीके से जो इसके जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड होंगे उसमें बदलाव आएगा। दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो अलग अलग तरीके के जो और बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध थी उनमें अब बदलाव आ जाएगा। जो वो चेंजेस आएंगे उनके बारे में हम देखेंगे कि उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि अब क्या है कि पवित्र किताबें लिखी जाएंगी, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स होंगे। रूलर्स क्या करेंगे कि अब जो है वो अपने जो वंशावली होती है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। लेटर्स मिलेंगे हमको। टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो संत लोग होते हैं उनके उनकी जो टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स का मतलब जो उनके जो सबसे फेमस जो शिक्षा होंगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। पिटीशंस के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। जुडिशियल रिकॉर्ड जो होंगे, यानी कि जो न्याय दिया जाएगा उसके जो है हमको रिकॉर्ड्स मिलेंगे कि किस तरीके से जो है न्याय उपलब्ध कराया गया। उनके रजिस्टर्स मिलेंगे। टैक्सेस का जो है कलेक्शंस मिलेगा हमको। तो मनुस्मृति जो है, जो मनुस्क्रिप्ट्स है, वेयर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो जो लेखपत्र, ताम्रपत्र होते हैं वो जो है वेल्दी पीपल द्वारा जो है लिखा जाएगा। रूलर्स जो शासक होंगे, मोन्टेसरीज होंगी, टेम्पल्स होंगे, यहाँ पर जो है इन्हें कलेक्ट किया जाएगा। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, और यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज होंगी, आर्काइव्स होंगी, जहाँ पर जो है
पत्रों में, जैसे कि ताड़पत्र और ताम्रपत्र में जो है बहुत सारे जो है रिकॉर्ड्स और इतिहास के बारे में लिख के जो है यहाँ पर रखा जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा उन्हें। ठीक है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। अब वहाँ उस टाइम देखिए, आप तो जानते ही होंगे कि अब इतना पुराने टाइम में तब तो प्रिंटिंग मशीन वहाँ पे थी नहीं, तो क्या किया जाता था कि कॉपी कैसे किया जाता था वहाँ पे कंटेंट कॉपी करने के लिए क्या किया जाता था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था उसे जो है एक व्यक्ति जो है उसी को देख के उसकी नकल बनाता था। इस तरीके से जो है उसका जो है कॉपीड वर्जन आता था। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, जैसे कि आप जो है अपने किसी दोस्त की कॉपी से नकल करके जैसे लिख लेते हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम ये था। ठीक है। अब देखते हैं एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। अब इसमें क्या होगा कि जो है अब थोड़ा सा क्या होता है कि फर्क तो रहता है। आप जैसे नकल करेंगे तो हमेशा नकल में देखिएगा, नकल में थोड़ा सा फर्क रहता है। वही सेम फर्क जो है इसको आप जो है जो पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, जो लेख लिखे जाते थे ताम्रपत्र या ताड़पत्र में, उनमें भी ऐसा ही डिफरेंस होता था। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट। और ये साल भर नए लोग जब इसको लिखते थे तो उसी में क्या होता था, इस तरीके के बदलाव दिखते थे। देखिए ये जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में ही जो है ये बुजुर्ग आदमी जो है ये लिख रहे हैं। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो है सल्तनत कालीन और मुगल कालीन टाइम का जो है ये पर्शियन और अरबिक शब्द लिखे गए हैं। आप ये देखिए दोनों, ये उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग्स। देखिए अलग अलग तरीके की हैंड राइटिंग्स हैं। आप इसको देखेंगे, ये जो पर्शियन जो लिखी हुई है ये अलग तरीके की अरबिक लिखी हुई है और ये अलग तरीके की अरबिक लिखी हुई है। ठीक है। अब देखिए, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब इसमें क्या है कि जो दोनों जो है एक ही तरीके के लिखे हुए हैं, लेकिन उनका क्या है तरीका जो है अलग अलग है, उनका स्टाइल अलग अलग है। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। अब क्या होता है कि वर्तमान टाइम में तो हम लोग क्या है ओरिजिनल जो है मिल जाता है, लेकिन पुराने टाइम का जो है हमको नहीं मिलता है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर स्क्राइब्स। और देखिए जो बाद में जो लोगों ने जिस तरीके से लिख दिया उसी का जो है हमको जो है मैटर मिल जाता है और ओरिजिनल वाला हमें नहीं मिलता है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेट व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। इस तरीके से क्या होता है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। उसकी वजह भी है ना, उसकी वजह यह है कि अब लोग क्या है कि कंटेंट जो है नया पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब उनके पास नई नई चीजें होती हैं, लेकिन ओरिजिनली उस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा गया था वो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। ऑन ओकेजन्स ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। और क्या होता है वक्त के साथ साथ जो है राइटर्स जो होते हैं, ये लेखक जो होते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। द 14th century chronicler जियाउद्दीन बर्नी wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। 14वीं शताब्दी में एक बहुत ही फेमस क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। क्या नाम था, जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने जो है क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और उसी के बाद 2 साल बाद भी फिर से उन्होंने लिखा था, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से एकदम अलग अलग थी। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। अब लोगों ने क्या किया, जो दूसरा वाला वर्जन था उसी के बारे में पढ़ा था जब तक कि 1960 में पहला वाले वर्जन की खोज नहीं हो गई थी। जब पहले वाले वर्जन की खोज हुई तो दोनों में काफी डिफरेंसेस देखने को मिला, क्योंकि देखिए क्या होता है जो चीजें हैंडमेड होती हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। आप जैसे कि एक टेलर के यहाँ से या एक दर्जी के यहाँ से अपना कपड़ा सिलवाइए, ठीक है, आप एक कुर्ता बनवाइए, लेकिन देखिएगा आप उसमें हमेशा देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस रहेगा, स्टाइल का फर्क आ जाएगा और बाकी सिलाई का फर्क आ जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये है कि आगे जो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, जो नया सामाजिक और राजनीतिक जो समूह पैदा हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historian
largely because of the scale and variety of the developments that occurred over the period। और इसमें क्या होता है कि 700 से 1750 के बीच में बहुत नए नए तरीके की बदलाव आते हैं, नई नई चीजें बनती हैं, उन्हीं के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। अब देखिए जो नए नए बदलाव आ रहे हैं कि जैसे कि पहिए का इस्तेमाल किया जा रहा है सिंचाई के उसमें, ठीक है, इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कि पर्शियन लोग करते हैं। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, जो बुनाई का काम होता है उसमें भी जो है स्पिनिंग व्हील का जो है चक्के का इस्तेमाल किया जाएगा। और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, अब क्या होगा, आग उगलने वाले हथियारों का जो है इस्तेमाल जो है युद्ध में किया जाने लगेगा। कॉम्बैट का मतलब लड़ाई से मतलब होता है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और अब क्या होगा कि इंडिया में, या कह सकते हैं कि जो भारत उपसमूह है, सब कॉन्टिनेंट से मतलब क्या होता है, इसमें जो है भारत के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों को जो है इंक्लूड किया जाता है, और नेपाल और इन सारे को, तो ये क्या कहलाता है, सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। अब भारत में क्या क्या नई नई चीजें मिलने लगेंगी, पोटैटोज मिलने लगेंगी, कॉर्न्स मिलने लगेंगे यानी मक्का जो है, चिलीज मिर्चा मिलने लगेगा, टी चाय मिलने लगेगी, कॉफी मिलने लगेंगी। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with the people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. अब तो क्या याद रखने की जरूरत है आपको यहाँ पर कि देखिए कुछ चीजें भारत में नहीं मिलती थी, बाहर से भारत में लोग आए, वो अपने साथ आलू है, मकाई या भुट्टा जिसे या मक्का बोलते हैं वो लेके आए, चिलीज जो मिर्चा होता है, चाय कॉफी, ये सब जो है वो अपने साथ लेके आए, जिससे भारत में क्या हुआ, नई नई चीजों की जो है प्रयोग होना शुरू हुआ। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, और ये बहुत ही लोगों के आवागमन का एक बहुत ही महान दौर था, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोग जो हैं जो कि ईरान में रह रहे थे और उधर ही फारस में रह रहे थे, वो लोग जो हैं काम की तलाश में, अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो लोग भारत में आए और यहीं पर आके वो क्या हुआ, बस गए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत, भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप था लोगों का जिसे राजपूत कहा जाता है, जो कि भारत में बाद में अमर हो गए, और यहाँ उन्हीं के नाम की वजह से जो है, राजपूतों के नाम की वजह से जो है राजपुताना जो है, राजपुत्रा या राजपुताना पड़ गया। द सन ऑफ अ रूलर, जो कि एक राजा के लड़के को कहा जाता था। बिटवीन द 8th and 14th centuries the term was applied more generally to group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, और यही ग्रुप जो है बाद में भारत में क्या बन जाता है, क्षत्रिय जो होते हैं वही लोग जो हैं जो कि राजपूत या राजपुत्रा, यही लोग जो हैं बाद में क्या कहलाए, क्षत्रिय कहलाए। द टर्म इज इंक्लूडेड, ठीक है। देखिए ये पहिए का इस्तेमाल कब हुआ, जब फारसी लोग यहाँ पर आए या फारस के लोग आए, तो उन लोगों के टाइम में जो है इसका यहाँ पे बड़े स्तर पे प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है। उससे बहुत सारे जो है चेंजेस भी आए। Not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। अब क्या है, खाली जो chieftains थे खाली उनके बारे में बात नहीं थी यहाँ पे सिपाही, सेनापति, जितने भी लोग आए वो यहीं पे जो है आके बस गए। शिवरलिक कोड ऑफ कंडक्ट, और उन्हीं के साथ जो है उनके रहने सहने का जो तरीका था उनमें भी बदलाव आया, और लॉयल्टी भी जो है उनमें जो है आई, यहीं पे वो बसने का जो एक मामला हो गया। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायत्स, ये लोग भी यहाँ पे बाहर से आए और फिर ये भी लोग यहीं पे बस गए, ठीक है। और बाद में काफी इन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका भी अदा की। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए अब लोग जब धीमे धीमे आएंगे, ठीक है, तो अब उन्हें क्या होगी, उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी, रहने के लिए एक मकान की जरूरत होगी, पशु पालने के लिए उन्हें खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, एग्रीकल्चर की जो है खेती की शुरुआत होगी। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स, और इसमें क्या होगा, धीमे धीमे तेजी से बदलाव होंगे। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फर्स्ट ट्रेवलर्स टू माइग्रेट, और इन बदलाव के चक्कर में क्या होगा कि जो वो लोग होंगे जो वहां पे पहले से निवास कर रहे होंगे वो लोग जो होंगे माइग्रेट कर जाएंगे, वो लोग आगे चले जाएंगे। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट, और बहुत सारे लोग क्या होंगे, खेत खोदने और जोतने लगेंगे और उसके बाद उसमें फसल उगाने लगेंगे, और ये क्या कहलाएंगे, पीजेंट कहलाएंगे। पीजेंट मतलब क्या होता है,
किसान होता है, ठीक है। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगिन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, और फिर यही जो किसान होंगे वो लोग क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करने लगेंगे वहीं के जो क्षेत्रीय जो बाजार होगा, वहां का जो चीफ होंगे, प्रीस्ट होंगे, मॉन्ट्रीज होगी, मोनेस्ट्रीज होंगी, टेम्पल्स होंगी, इन सब को जो है इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वे रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स। अब क्या होगा, जो वहां के जो जमींदार हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, लोकल लॉर्ड्स हैं, जो वहां के आप कह सकते हैं कि मालिक कह सकते हैं वहां के जो है, उनको क्या करेंगे, वो जो है गुड्स जो है उनको गिफ्ट करने लगेंगे और उनको जो है कर देने लगेंगे। और एक क्या होगा, धीमे धीमे एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का जो है वो लोग निर्माण करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मतलब होता है एक जटिल समाज का वो निर्माण करेंगे। As a result, significant economic and social differences emerge amongst peasants। और इसका क्या नतीजा क्या निकलेगा कि धीमे धीमे किसानों के बीच में जो है असमानता बढ़ने लगेगी, ठीक है। Some possess more productive lands। अब देखिए क्या होगा कि कुछ किसानों के पास अच्छी जमीन होगी और कुछ के पास क्या होगी, अच्छे पशु होंगे, और उन दोनों का जो है बढ़िया जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, और क्या होगा कि उनका जो स्टेटस होगा सोसाइटी में वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंडिंग्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। रैंक्स वेर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ जातीज। The status of the same जातीज could vary from area to area। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो व्यक्ति हैं वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उनकी जमीनें अच्छी हैं, उनकी फसल अच्छी हो रही है, तो धीमे धीमे क्या होगा कि वो अपना सोसाइटी में नेम फेम बना लेंगे और उनका दर्जा जो हो जाएगा ऊंचा हो जाएगा। और जिन व्यक्ति के खेत अच्छे नहीं है, जिनके पास खेत ही नहीं, जिनके पास पशु ही नहीं है, तो उनकी कमाई भी कम रहेगी, तो उनका क्या होगा, एक लो स्टेटस क्रिएट हो जाएगा और वो जो है समाज में जैसे कि जो पिछड़ा वर्ग होगा उनमें जो है वो गिने जाने लगेंगे। These regulations were enforced by an assembly of elders। और क्या होगा फिर इन लोगों को जो है रेगुलेट भी किया जाएगा, जो एल्डर्स की जो असेंबली होगी, जो बुजुर्ग लोगों को जो समूह होगा उनके माध्यम से जो है इन्हें रेगुलेट किया जाएगा, इन्हें यानी कि ऑर्डर दिया जाएगा। डिस्क्राइब इन सम एरिया एज अ जाति पंचायत, जो जाति पंचायत के नाम से जाना जाएगा, जैसे कि आप लोग गांव में भी सुनते होंगे पंचायत है, पंचायत में बुजुर्ग लोग फैसले देते हैं। बट जातीज वे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। और जातीज को जो क्या है कि अपने गांव के जो नियम कानून होगा उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। सेवरल विलेजेस वे आर गवर्न बाय ए चिफ्टेन। और बहुत सारे जो गांव के जो वो होंगे उसमें क्या होगा, चीफ्टेन के माध्यम से उन्हें चुना जाएगा और वो लोग जो हैं वो लोग ही काम को आगे बढ़ाएंगे। काम गांवदारी का जो मामला होगा उसको वही लोग देखेंगे। टुगेदर दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। और वो एक साथ रह के जो है गांव की पूरी इकाई कहलाएंगे।